हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एडिटोरियल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जो एडिटोरियल है ये पूरा महिलाओं के ऊपर केंद्रित है। इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल के ऊपर, जो कि 2020 में लोकसभा का जो बजट सत्र है उसमें लेकर के आया जा रहा है। इसको लिखने वाली जो लेखिका हैं वो अलका राय हैं, जो कि एक विचारक हैं, एक स्वतंत्र टिप्पणीकार है। तो इन्होंने जो समस्या है ये इस पर डिस्कस किया है, अपना समाधान देने की कोशिश करी है। तो इस पूरे बिल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये समाज को एक नया रास्ता देगा। तो ये जो एडिटोरियल है दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था ये। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, विदित होगा कि वर्तमान में जो लोकसभा का जो सत्र चल रहा है, बजट सत्र, इसमें यहाँ पर एक बिल लेकर के आया जाएगा जिस बिल का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल। इसकी घोषणा की गई कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा। तो जब कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसके बारे में जब प्रेस को बताया कि ये बिल लेकर के आया जा रहा है, तो यह बिल लाया जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा बिल लाते समय उन्होंने बोला कि यह पूरा बिल महिला के केंद्रित है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, महिलाओं की जो प्रजनन का अधिकार देता है उससे ये संबंधित है ये पूरा बिल। तो बिल में क्या है यहाँ पर कि जो पहले जो समयावधि थी यहाँ पर गर्भपात कराने की, उसको यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो इसके बारे में इन्होंने बात कही है और इन्होंने ये बोला कि ये जो बिल है पूरा संसद सत्र में लेकर के आया जाएगा और इसे बाकायदा बिना किसी समस्या से इसको पास भी कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें कही है उन्होंने। तो देखिए, अभी तक क्या होता था भारत में, जो यदि किसी महिला को गर्भपात कराना होता था तो उसे गर्भपात कराने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 की प्रक्रियाओं के तहत उन्हें गुजरना होता था। उस प्रक्रिया में ऐसा था पहले कि गर्भपात कराने मतलब अबॉर्शन कराने के लिए जो समय सीमा थी अभी तक यहाँ पर 20 हफ्ता था, जो कि अब इस बिल में जो संशोधन किया जाएगा 2020 में, इसमें यहाँ पर परिवर्तन कर दिया गया है। तो पहले जहाँ 20 हफ्ते का समय था, अब यहाँ पर 24 हफ्ते का इसमें समय कर दिया गया है। इसी के तहत यहाँ पर ये जो एक्ट था MTP एक्ट 1971, अभी वर्तमान में इसको यहाँ पर MTP एक्ट संशोधन अमेंडमेंट एक्ट मतलब यहाँ पर बिल 2020 कहा जा सकता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे क्या समस्याएं थी। तो यहाँ पे ये समस्याएं थी कि जैसे कोई महिला अविवाहित है, वो गर्भपात के लिए गर्भ निरोधक मेडिसिन का यूज़ करती है, लेकिन वो मेडिसिन उसका फेल हो जाता है, वह यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है। तो प्रेग्नेंट होने की कंडीशन में वो पहले तो ये है कि वो अविवाहित है, उसकी शादी नहीं हुई, तो सामाजिक उसके ऊपर इतने दायरे बढ़ जाते हैं, इतने दबाव बढ़ जाते हैं कि उस सिचुएशन में वो उसको बहुत सारी अवहेलना झेलनी पड़ती है लोगों की। तो वह जब यहाँ पर उसे पता चलता है, बाद में 20 हफ्ता के बाद पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, तो उस सिचुएशन में वह यहाँ पर जो हमारा कानून कहता है वर्तमान वाला कि 20 सप्ताह के बाद यदि आप यहाँ पर अबॉर्शन कराने जाते हैं तो आपको कानूनी प्रक्रिया का जो है यहाँ पर 20 सप्ताह के बाद आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा, परमिशन नहीं दी जाएंगे कि आप अबॉर्शन कराएं। इस सिचुएशन में आकर के उसे बहुत सारी सामाजिक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और इनसे बचने के लिए वह क्या करती है कि वह यहाँ पर जाती है किसी ऐसे डॉक्टर के पास जिसके पास कोई ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं होती है, या फिर वो इस तरीके से जाती है यहाँ पर अबॉर्शन कराने जो कि उसके मेडिकल ट्रीटमेंट को नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसी सारी चीज़ों की वजह से जो मौजूदा स्थिति है, इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए, इन सारी सिचुएशन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ये जो एक्ट है इसमें बहुत लंबे समय से मांग की डिमांड हो रही थी। इसको देखते हुए भी इसको पूरा बाकायदा देखा गया है। एक दूसरा केस ऐसा होता था यहाँ पर कि जो नाबालिग महिलाएं हैं उनके साथ दुष्कर्म हो जाता था, या कोई मतलब महिला है उसके साथ दुष्कर्म हो जाता था। इस सिचुएशन में उसे पता नहीं चलता था, उसका जो केस है वो कोर्ट में चला करता था। इस बीच वह महिला गर्भवती हो जाती थी। तो गर्भवती होने के बाद उसे जब पता चलता था, तो पता चलते हुए क्या होता था कि उसका जो समय है वो 20 सप्ताह से ज़्यादा हो जाता था। तो 20 सप्ताह से ज़्यादा होने की सिचुएशन में ये होता था कि फिर से कोर्ट उसको यहाँ पर अबॉर्शन कराने की परमिशन नहीं देती थी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अब इस सिचुएशन में ये हो जाता था कि अब यहाँ पर कानूनी बाध्यता ये आ जाती थी कि वह जो बच्चा उत्पन्न होगा, वह बच्चा किसका यहाँ पर मतलब उसके पेरेंट्स कौन होंगे, उसकी पिता कौन होगा, ये यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता था समाज के सामने और उस महिला के सामने। तो लेकिन कानून कहता था कि 20 हफ्ता के बाद यदि आप यहाँ पर अबॉर्शन कराने के लिए एप्लीकेशन देते हो, अर्जी देते हो, तो आपको यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर फिर से वह सामाजिक बंधनों में बन जाती थी। तो इन्हीं को देखते हुए भी यहाँ पर डिमांड की जा रही थी।
और यहाँ पर देखा जाए कि 2016 से लगभग 70 महिलाओं को 20 सप्ताह के बाद मतलब गर्भावस्था के बाद गर्भपात कराने के लिए अदालत जाना पड़ा। मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं इस डेटा बता रहा जो 70 महिलाओं को गर्भावस्था के बाद मतलब 20 सप्ताह हो जाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें वो गर्भवती हैं और उन्हें अबॉर्शन कराना है, तो वो कोर्ट जाती हैं, तो कोर्ट उन्हें परमिशन देने से मना कर देता है। इसमें क्या होता है कि अधिकार के जो मामले हैं उसमें गर्भस्थ शिशु में गंभीर विकार उत्पन्न हो जाता है। इसमें बहुत सारी केसेस उत्पन्न होती हैं, जैसे कि बच्चा अगर डॉक्टर सलाह बोल रहा है कि बच्चा ऐसी उत्पन्न होगा जो मानसिक रूप से या किसी अन्य तरीके से विकार उसमें हो सकते हैं, उसको तो माँ चाहती है कि उसको एबॉर्शन कराया जाता है कि क्योंकि उसको जीवन ऐसी क्यों दी जाए ताकि वह इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो सके। तो लेकिन वो जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर उनसे परमिशन मांगता है, कोर्ट परमिशन देने से मना कर देता है क्योंकि 20 सप्ताह हो चुका होता है। इस सिचुएशन में माँ को यहाँ पर फिर से समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसे यहाँ पर फिर से कह सकते हैं कि असुरक्षित मेडिकल ट्रीटमेंट करानी पड़ती है अबॉर्शन कराने के लिए। तो इस समस्या में आकर के फिर से उसको अपनी जान की, बच्चे की जान की भी यहाँ पर जाने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि जो समय है उसको बढ़ा दिया जाए। अगर 1 महीने का भी जो समय बढ़ता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर डिमांड की गई थी और इस डिमांड को देखते हुए सरकार ने बाकायदा इसमें कुछ परिवर्तन करने किया है। और फिर यहाँ पर और भी अन्य बातें हैं जो कि आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुँचाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये था कि कई बार ऐसे मामले आते थे, जैसे कि यहाँ पर एक डेटा दिखाया गया है कि जो गर्भपात की जो अवधि थी उस अवधि में यहाँ पर देखा जाता था कि एक इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स की वर्ष 2015 में एक अध्ययन हुआ था। तो उस अध्ययन के अनुसार क्या हुआ था कि भारत में होने वाली जो मातृत्व मौतें हैं उन मौतों में से 10 से 13% जो मौत होती है वो वजह उसमें असुरक्षित गर्भपात हो सकती है। मतलब ये जो रिसर्च है, ये जो यहाँ पर अध्ययन है, इसको आप एक बार और सुन लीजिए। इंडियन जर्नल ऑफ द मेडिकल एथिक्स की 2015 की जो रिपोर्ट है 2015 की बता रहा है ये। तो उसमें जो यहाँ पर मौतें बताई गई थी माताओं की जो, तो उनमें मौत ये बताई गई थी कि जो महिलाएँ होती है वो गर्भपात कराते समय 10 से 13% महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसका आंकड़े हमारे सामने पेश मतलब होते हैं। तो ये जो कड़वी सच्चाई और ये जो आंकड़े हैं उससे क्या होता है कि हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये यदि यह बिल आ जाता है तो इससे क्या होगा कि जो मातृ मृत्यु दर है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना भी अगर समय होता है तो उसको यहाँ पर बचाया जा सकता है माता को, मतलब एक सुरक्षित तरीके से जो अबॉर्शन करा करके। फिर भारत में गर्भ निरोधक उपायों को लेकर ज़बरदस्त लैंगिक पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। बाकायदा गर्भ निरोधकों को के इस्तेमाल का अधिक सामाजिक दबाव महिलाएं झेल रही हैं। फिर इसके बाद एमटीपी जो संशोधन विधेयक 2020 है जिसे महिलाओं को पूरा केंद्रित किया गया है, इससे क्या होगा कि जब यह आएगा तो यह हमारे देश में एक अच्छा सा मैसेज देगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक असुरक्षित तरीके से अगर कोई महिला अविवाहित है और यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे यहाँ पर जो सामाजिक अवहेलना है वो झेलनी पड़ती है। तो वो यहाँ पर अपने कानून का उपयोग करके, अपने अधिकार का उपयोग करके वो यहाँ पर गर्भपात करा करके बच सकती है। और यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो एकल महिलाएं होती है, सिंगल महिलाएं होती है, वो यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको सिचुएशन बताया ऊपर पहले कि यहाँ पर महिला है और उसका किसी ने दुष्कर्म किया है, दुष्कर्म के बाद वो यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो तो एकल महिला कहलाई, क्योंकि जो जिसने दुष्कर्म किया है उसको तो बाकायदा सज़ा का प्रावधान है, तो उस सज़ा के प्रावधान के तहत उसको सज़ा हो जाएगी। लेकिन उस महिला के बाद जो बच्चा रहेगा उसका क्या होगा? तो यहाँ पर जो एकल महिला रहती थी उसको भी यहाँ पर बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं जो कि उसको एक सुरक्षित माहौल देगा कि हाँ, उसके साथ यदि कुछ गलत होता है तो उसके बाद जो अन्य गलत चीज़ें हैं वो उसके साथ नहीं होगा। तो ये भी उसे एक अच्छा मानसिक रूप से मतलब प्रताड़ित करने से बचाया जा सकता है उसको। ये सारी चीज़ें उसको बाकायदा एक अच्छा सेफ सोसाइटी में जीने का अवसर देगी और जीने का मौका देगी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया, ये जो हमारा कानून आ रहा है नया एमटीपी संशोधन एक्ट, तो उसके बारे में जो भी प्रतिक्रिया थी मैंने आपको देने की कोशिश करी इस एडिटोरियल के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये पूरी एडिटोरियल में समाहित थी, जिसका मैंने आपको समरी बताने की कोशिश किया। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है ऐसे सामाजिक मुद्दों को लेकर के? आप अपनी प्रतिक्रिया को हमारे जो कमेंट सेक्शन रहेगा वो पूरा ओपन है, उसमें जा करके अपने कमेंट दीजिए। क्या यह सही है या गलत है?
यदि क्या इसमें और भी समय बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, ये सारी प्रतिक्रिया आपको देना है, बिल्कुल दीजिए। आप लोगों की सारी प्रतिक्रियाओं का हमारे आपके मतलब हमारे द्वारा स्वागत है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं यहाँ पर अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये मेरा लिंक है। आप इस लिंक का उपयोग करते हुए जा सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा कोड है ये, जिनका उपयोग करके आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे द्वारा बनाए हुए 29 कोर्सेस है, जिसमें 300 से ज़्यादा वीडियोस है। आप उन्हें देखेंगे तो आपको बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप दूसरा जो लिंक है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर फेसबुक का, ये आप अंकित सिंह अनअकैडमी फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको एक पेज दिखाई देगा। उस पेज पर बहुत सारी करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन, इसके बाद बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे आपको, और बहुत सारी ऐसी कंटेंट रिटर्न नोट्स मिलेंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे से वहाँ पर समझने में मदद करेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा तीसरा लिंक है, ये है हमारा विजडम हब स्टडी चैनल, जो कि यूट्यूब पर है। आप इसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी लगभग 200 से ज़्यादा वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। और साथ साथ यहाँ पर शाम को प्रतिदिन 7 से 7:30 बजे के बीच में यहाँ पर एक यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट सीरीज लाया जाता है, डाला जाता है। आप उन्हें देखिए, समझिए और अध्ययन करिए, ताकि आपको आपकी आने वाली जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सके। सो मिलेंगे हम फिर से एक नए वीडियो के साथ, जब इस प्रकार का कोई भी एक एडिटोरियल आता है जो कि हमारे समाज को, सोसाइटी को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक और शैक्षणिक रूप से प्रभावित करते हैं। बाकी आपको जो 7 से 7:30 बजे का वीडियो है वो तो आपको प्रतिदिन शाम को मिलता ही है। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और बेल आइकन बटन बिल्कुल दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक और सलाह देना चाहूँगा आपके समय बचाने के लिए, कि जब भी आप वीडियो देखें ना, तो वीडियो को आप 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड में देखिए और बार बार सुनिए, ताकि आपको याद हो जाए। और यदि आप इस पूरे वीडियोस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि इसी नाम से है, विजडम हब स्टडी के नाम से, बिना स्पेस दिए हुए। तो आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करिए और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।